नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात बिहार की। कांग्रेस ने वहां पर अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी ने आरजेडी के साथ सीट बंटवारे के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने उन सीटों की पहचान की है जहां उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है और वह उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों वाली सीटों के अलावा उन सीटों का भी चयन किया है जहां वह पिछली बार दूसरे नंबर पर रही है। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है कि वह बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरेगी। पार्टी का मानना है कि इससे किसी समाज के वोट छिटकने का खतरा नहीं होगा और चुनाव बाद विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। कांग्रेस ने अपने कोटे वाली सीटों की तलाश शुरू कर दी है। वह उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसकी जीत की संभावना अधिक है। पार्टी ने मुस्लिम दलित समीकरण वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है और सीमांचल क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है और 15 सितंबर तक सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। पार्टी ने लचीलापन दिखाने की इच्छा जताई है, लेकिन वह अपनी पसंदीदा सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। कांग्रेस का लक्ष्य 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन यह सीटों की जीत की संभावना पर निर्भर करेगा। पार्टी ने 2020 के चुनाव में मिली सीटों की तुलना में इस बार अलग रणनीति अपनाई है। वह उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसकी जीत की संभावना अधिक है, लेकिन यह सब संभावनाओं के खेल के तहत ही हो रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आपसी समन्वय इस पूरे मसले पर बैठता है या नहीं, या फिर इसमें तकरार की सुगबुगाहट शुरू होती है। लेकिन कुल मिलाकर यदि बिहार के महासंग्राम के बारे में यह समझा जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस की सीमांचल पर नज़र है, क्योंकि सीमांचल वह इलाका है जहां कांग्रेस समझती है कि वह अच्छा परफॉर्मेंस करती है और वहां पर वह अच्छी खासी सीटें निकाल भी सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस की इस रणनीति से राष्ट्रीय जनता दल अपनी सहमति जताएगी? कैसे सीमांचल के किले को कांग्रेस भेदेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को भी मिलकर काउंटर करना है। मुस्लिम और दलित क्या इस बार कांग्रेस के पक्ष में हर बार की तरह नज़र आते हैं? क्या वही नैया पार करवाएंगे? इन सब के ऊपर आज हम मंथन भी करेंगे। लेकिन इस सबके बीच यह भी बताना ज़रूरी है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि सतही तौर पर लोग यह समझते हैं, मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही यदि महागठबंधन चुनाव जीतती है तो सीएम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस यह मानने से फिलहाल परहेज कर रही है। उसे यह लगता है कि कहीं यह कर देने से जातियों के बीच मतभेद या फिर जातियों के वोट छिटकने का डर भी खड़ा हो सकता है। चलिए बिना वक्त जाए किए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राहुल आनंद साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता मधु मंजरी जी जुड़ी हैं और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता किशोर कुणाल साहब भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। बात कांग्रेस की हो रही है तो शुरुआत छविराज साहब आप ही के साथ करेंगे। यह जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस क्या चाहती है, न केवल कांग्रेस को जो वोट देते हैं उनके लिए, बल्कि उनके लिए भी जिनके साथ गठबंधन में लड़कर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। ऐसे में आपने तो अपना फॉर्मूला तैयार किया है, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल इसे मानेगी? क्योंकि खास तौर पर इसलिए भी यह सवाल है, पिछली बार जहां पर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था उन सीटों को आप साइड कर रहे हैं, लगातार अपने फेवरेट सीट और जहां आप 2 नंबर पे थे उन पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही तकरार हो जाए, या फिर आपको लगता है सब तकरार के इतर नैया पार है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, भला है, चंगा है, क्योंकि हर पार्टियों का बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी अहम भूमिका बतानी और दिखानी पड़ती है। और कांग्रेस जहां तक रह गई बात, हमेशा दिल खोल करके समस्त गठबंधन के समस्त घटक दलों को अपना सम्मान में कोई कमी ना हो, ऐसी उम्मीद सदैव कांग्रेस से लोगों का है। मोहब्बत की दुकान चलती है और जो लगभग सीटें हम लोग कर सकते हैं
वो करते हैं। इस बार कुल मिलाकर के जो बातें आई हैं, चूंकि सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, ओवैसी साहब आना चाहते हैं, फिर रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी वो आना चाहती है, और बहुत विभिन्न तरह की पार्टियां हैं जो आज भी लगातार संपर्क में। ऐसे में मुद्दा है कि महागठबंधन, चूंकि नाम से ही क्लियर है, हमारे यहाँ सबों का स्वागत है, और उस स्वागत योग्य किस तरीके से सीटों को बांटा जाए, किस तरीके से लोगों को दिया जाए, कौन सी सीटें वो है जहां की घटक दल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सी सीटें वो है, जैसे सीमांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां की कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो बात सीट बंटवारे में 66, 65, 55, 70 और 75 के नहीं, बात यह है कि रिजल्ट कहां से बेटर आ सकता है, उस आधार पे हम लोग कुछ अच्छा कर ले। नहीं, सोच तो आपकी कंस्ट्रक्टिव है, सोच तो कंस्ट्रक्टिव है, तुरंत जवाब भी लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। मंजरी जी, वो तो महागठबंधन के बैनर तले सबका स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लचीलापन भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आप कांग्रेस के इशारों का स्वागत करने को तैयार हैं? क्योंकि जो सीटें उनको जाएंगी वो आपसे ही कटेंगी संभवतः। ऐसे में जो प्रपोजल वो आपके सामने रखेंगे उस पर कितना गहन मंथन होगा? नहीं, देखिए, जैसे कि आप लोकतंत्र में हर पार्टी जो है, कोई भी पार्टी अलायंस में होती है तो हर पार्टी हर सभी सीटों पे अपनी तैयारी करती है। अगर 200 या 43 सीट, 243 पे कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, 243 पे आरजेडी भी तैयारी करे, अगर जितने भी पार्टी है, क्योंकि अगर अलायंस में जिसके पास भी वो सीट गया, वो सीट निकलना सबसे बड़ा मकसद होता है। दूसरी बात है कि अभी आपने ही बोला कि जो उनका जीता हुआ सीट है, या तो नंबर 2 पे जो आए थे वो उस सीट के लिए वो दावेदारी कर रही है, तो इसमें कहां से टकरार वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। ये तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ, जो जीता हुआ आरजेडी का सीट है वो मुझे चाहिए। और मांगना हर किसी का अधिकार है, हर कोई चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत रहे, मजबूती से लड़े और जीते। अभी सवाल मकसद सीटों का नहीं है, सब मकसद ये नहीं है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, मकसद ये है कि बिहार में बदलाव कैसे होगा, बिहार का जो मेन मुद्दा है, जो पढ़ाई दवाई कमाई का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे कैसे बात हो, बिहार का पलायन कैसे रुके, बिहार में इंडस्ट्री कैसे आए, बस बिहार के बदलाव की बात है। और उसी को लेकर के इंडिया गठबंधन महागठबंधन है जो लड़ेगी। इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव के लिए हम लोग लड़ेंगे एक साथ होकर, मजबूती के साथ। ठीक है, किशोर कुणाल साहब, पारी अब आपकी। देखिए, वहां तो कह रहे हैं गठबंधन में कोई तकरार नहीं है, आप भी बता दीजिए भाई, आपके गठबंधन में कोई तकरार है नहीं? क्योंकि आप तो चाह ही रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में आप ही रहें, भले ही एक सीट ज्यादा लड़ना हो तो लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा पर आप ही लड़ना चाहते हैं। आप अपने गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? और विपक्ष के ऊपर तो आप टिप्पणी करते ही हैं, कर ही दीजिएगा। जी जी, देखिए कुणाल जी, बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं, परिवार की भूमिका में होते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोग विभिन्न विधानसभा स्तर पर हम लोग रैली कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं, और उस मीटिंग में सभी दल के लोग होते हैं शामिल, सभी दल के पदाधिकारी होते हैं शामिल, और ये सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग साथ हैं। दूसरी तरफ छविराज साहब की कांग्रेस लालू प्रसाद यादव जी की छत्र छाया से बाहर निकलने की पहली बार सफल कोशिश कर रही है। अभी तक तो 3 साल से असफल कोशिश चलती रही थी, सहमत का खेल होता रहा था, चूहे बिल्ली का खेल होता रहा था, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि जो अभी बोल रही थी हमारी मनु मंजरी जी की सीट बांटने मांगने, तो देखिए मांगने का तो सीन होना ही नहीं चाहिए, गठबंधन मिलजुल के आपस में तय करने का चीज होता है। तो पहली बार कांग्रेस राजद से सीट मांगने के पोजीशन में नहीं है, सीट बांटने के पोजीशन में, और ये कहीं कहीं कांग्रेस के लिए शोकर है, कहीं कहीं कांग्रेस को एक लंबे समय के बाद राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास हो रहा है। रिजल्ट क्या आएगा सबको पता है, रिजल्ट क्या होना है बिहार की जनता तय कर चुकी है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह जो प्रयास है कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। आरजेडी बैकफुट पे है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे प्ले कर रही है, और एक हास्यास्पद संवाद चल रहा है, जिसके पास कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, जिसे वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें भी 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए। कांग्रेस जिसके पास 19 एमएलए है, उन्हें भी 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम चाहिए। हमारे लेफ्ट के लोग हैं जिनके पास कुल मिला के 16 एमएलए हैं, उनको भी कुल मिला के 60 सीट चाहिए। तो टोटल 60 जोड़ लेते हैं, 180 सीट देने के बाद आरजेडी के पास मात्र 40 सीट बचता है। उस 40 सीट यूं कह सकते हैं आप 60 सीट बचता है।
तो बेहतर होगा कि 60 सीट के साथ आरजेडी चुनाव लड़े, और क्या रिजल्ट आएगा सबको पता है। ठीक है, उनका रोड मैप आप दिखा ही रहे हैं, आप अपना रोड मैप भी देखिए। और राहुल आनंद साहब, अब बारी आपकी है। देखिए, डिसाइडिंग अथॉरिटी आप है, इसीलिए आपके पास मैं आखिरी में आया हूँ ओपनिंग चर्चा की शुरुआत में। अब देखिए, आपको क्या लगता है, बड़े भाई छोटे भाई आपके गठबंधन में कौन है, आप डिसाइड कर लीजिए, उससे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ख्वाहिश तो आपको थी कि आपका ही कोई नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो। लगता है 24 के चुनावों के बाद जो परिणाम आया उससे वह ख्वाहिश थोड़ी दबी सी रह गई, या ख्वाहिश फिर से जिंदा हो सकती है? निश्चित तौर पे जो गठबंधन धर्म का जो पालन करना है वो हम बिल्कुल करेंगे, और ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करेंगे। इसका हमने सबूत 2020 में दे रखा था। जहां तक सवाल उठता है कि गठबंधन में सीटों को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गठबंधन में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है, ना ही कोई मनभेद है। देखिए, लोकतंत्र की अगर सच्ची आस्था की बात करें तो हर पार्टियां चाहती है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ अग्रणीय हों। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब शीर्ष नेतृत्व साथ में बैठेगा ऑन टेबल, तो ये सारी चीजें तय हो जाएगी। और जहां तक सवाल उठता है नेता का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छी यूएसपी, हमारा मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का दावेदार है। लेकिन हमने शुरू से इस बात को कहा है कि हमारे गठबंधन के साथी नीतीश कुमार जी होंगे, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव में लड़ेंगे। तो ये जानने के लिए और समझने के लिए और बताने के लिए ये काफी है कि नीतीश जी ही हमारे नेता हैं। और जहां तक सवाल उठता है कि कांग्रेस और आरजेडी का, तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि सीमांचल में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि सीमांचल में जिस व्यक्ति का नाम और जिस शख्स का नाम आता है उसके लेकर ही हमेशा मतभेद और मनभेद रहा है आरजेडी के अंदर। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, यादव की यूएसपी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ सवाल ये उठता है, रुकिए छविराज जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कंप्लीट कीजिए, आप फिर आ रहे हैं छविराज साहब आपके पास। हाँ, बोलिए जी। और जहां तक मुसलमानों को लेकर है, तो आरजेडी चाहेगी कि पहले मैं, और एक बोल भी चला था, मैं नहीं तो कौन दे। यानी कि ये जो गठबंधन में एआईएमआईएम के भी नेता ओवैसी साहब चाहते हैं सम्मिलित होना, उनको सम्मिलित ना करना इस बात की ओर इंगित करता है कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि मुसलमान का चेहरा कोई और बनकर निकले। यहाँ पे जो मोहब्बत की दुकान की बातें कर रहे थे हमारे छवि भाई जी, तो मैं आपको बता दूं, वो मोहब्बत की दुकान जो डीएमके डेंगू मलेरिया कोड वाले हो गए, या फिर जो हमेशा सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो गए रेवंत रेड्डी जी, जिसका ये स्वागत कर रहे थे आज बुलाकर, और बिहार के डीएनए को गाली दिलवा रहे थे। तो ऐसी मोहब्बत की दुकानें जो ये चलाते हैं, उसका अध्याय देखने को मिला है। जनता समझती है और समझदार भी है, उनको पता है कि ये लोग टीआरपी मैनेजमेंट का काम करने बिहार आए थे, और बिहार आने के बाद बस हेडलाइन मैनेजमेंट में रहेंगे। बाकी जनता चुनकर किसको भेजने का निर्णय ले रखी है, ये आने वाला वक्त बता। चलिए, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं वह तो अलग बात है, लेकिन चुनाव अक्सर आजकल के दिनों में नैरेटिव पर खूब चल रहा है, कौन अपने नैरेटिव को बेहतर बनाता है। छविराज साहब बताइए, अब आपकी बारी फिर से आई है, आप क्या बोलना चाह रहे थे, और जो आपके प्रतिद्वंदी यहाँ ऑन स्क्रीन है वही आपके प्रतिद्वंदी रियल मैदान में भी है। ऐसे में क्या लगता है इस बार बदलाव की बयार है? इस तरीके की बात को सुनने के बाद बड़ा मजा आता है। हाँ। गांव में जो सपनी चाचियां कम हो गई थी, वो अब कहीं ना कहीं राहुल जी के आने के बाद, सड़कों पे उतरने के बाद जो फिजा और माहौल बदला है, और जो रुझान आना शुरू हुआ है, कभी सरवन जी को देख के, कभी विजय सिन्हा जी को देख के, कभी इनके हेल्थ मिनिस्टर को देख करके, जो बिहार की जनता आम तौर पे सड़कों पे अपना रुझान दे रही है और राहुल जी के प्रति जो प्रेम दिखा रही है, उसके बाद जो इन लोगों की बात सुनता हूं मैं, हमारे विपक्ष में बैठे तमाम लोगों की, जो हमारे हुजूर हैं, बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, बिहार के सिरमौर हैं, हे हुजूर, हे आकाओं, मैं आपसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि महागठबंधन में सब चंगा सी, ठीक है, यहाँ कोई झूठ फरेब की दुकान नहीं चल रही। नरेंद्र मोदी, यहाँ आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? सीमांचल में आरजेडी क्या करना चाहेगा? ओवैसी जी को हम लेना नहीं चाहते। ओवैसी साहब आना चाहेंगे, उनका स्वागत है, नहीं आना चाहेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। बात अभी सीट बटी नहीं, टिकट बटा नहीं। आप पहले ही कह रहे कि सब फाइनल हो गया, उनको अलग कर दिया, इनको साथ ले लिया। अरे वो सब भविष्य के गर्क की बातें हैं। भविष्य के गर्क में क्या छिपा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और जो वक्त बताएगा वो इतिहास होगा बिहार के लिए। और आप मान लीजिए, इसके सर पे सेहरा बांध के लाने की बात आप कह रहे हैं,
आप ही के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी फेंटा बांध के कह रहे थे कि इनको गद्दी पे से उतारना है। वहीं अमित शाह जी कह रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया। समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी बोली बदलाव चरित्र कैसे बदलते हैं भाई। इतना जल्दी तो मतलब गिरगिट भी रंग न बदले जितना तेजी में आप लोग रंग बदल रहे हैं। राजनीति के रंग की यही खूबसूरती है, कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं देखी। चाचा को अब आगे और उन लोगों से उनका उपाधि छीन के अपने पास रखना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। अब मंजरी जी देखिए, ये तमाम कवायद तो अपनी जगह है, बातें अपनी जगह है, लेकिन इतने सारे लोगों को साथ लेकर महागठबंधन के बैनर तले सबकी महत्वाकांक्षाएं एक छाएं, और उस बैनर में सबसे बड़ी पार्टी आप। ऐसे में बहुत चीजें आपको भी समझने की जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है। आपको लगता है ये बैलेंस आप उसको अच्छे से टैकल कर पाइएगा और सबके साथ न्याय हो, यह सुनिश्चित कर पाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे भाई साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब लड़ाई चल रही है। तो मेरी बात ये है कि यहाँ पे कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। महागठबंधन का जो चेहरा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तो क्लियर हो चुका है। समन्वय कमेटी के जो अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। दूसरी तरफ जो है एनडीए में 2 नंबर की पार्टी को 1 नंबर पे ला करके आप बैकफुट पे हैं और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ना चाहते हैं, जबकि पता है सबको पूरे के नीतीश कुमार जी अभी 2 नंबर की पार्टी है आपके देश में, और 1 नंबर के पार्टी में बीजेपी। फिर भी आप हिम्मत नहीं करते हैं कि अपने से कोई, इसका मतलब यह है कि बीजेपी में कोई सीएम चेहरा ही नहीं है और वो किसी पे भरोसा ही नहीं बीजेपी को है कि इस चेहरे पे लड़ा जा सकता है। लेकिन जहां तक दूसरे तरफ है कि इंडिया गठबंधन में हमारे यहाँ लोकतंत्र की सबको आजादी दी गई है। सब लोग जो मांगता है उसे जो मांगने का अधिकार दिया गया है, मांगना सबका अधिकार बनता है। उसके बाद सब मिल करके बैठ कर तय करेंगे कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए एनडीए में कि वहां से ऊपर से फरमान आता है कि तुम इतना लोगे, तुम इतना लोगे, तुम इतना लोगे। दूसरी तरफ है कि चिराग पासवान जी कभी बोलते अकेले लड़ेंगे तो कभी बोलते खुद लड़ेंगे। और पिछले बिहार विधानसभा में भी आप देखेंगे किस तरह से हनुमान, राम का हनुमान बनकर करके नीतीश कुमार जी के लंका में आग लगाने का काम किया। आप बताइए कि क्या जिसकी लंका में आग लगाई गई हो वो दिल से उसे एक्सेप्ट करेगा? तो चलिए, अब दिल से या दिमाग से, लेकिन आपने एक बात की है, इसीलिए मैं किशोर कुणाल साहब के पास जाने के पहले एक बार छविराज साहब एक स्पष्ट सवाल जरूर लेना चाहता हूँ। चेहरे पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको जब मालूम है, आप जानते हैं कि अगर आप जीतेंगे तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, तो उसे एक्सेप्ट कर लेने में आपको नहीं लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा? ये सस्पेंस कैसा है जो, ये तो ओपन सीक्रेट है सर। तेजस्वी जी को बनाया गया है, इसका मतलब तेजस्वी जी चेहरा है। हर किसी को मैंने एक बार छविराज साहब से भी ले लेते हैं। छविराज साहब, ओपनली एडमिट करने में क्या दिक्कत है सर? इससे तो और ताकत मिलेगी आपको। ऐसी बात है, इसको समझना कि 2019 में जब हम लोगों ने सबसे बड़ी रैली की तो राहुल गांधी जी सरे मैदान 2019 में 20 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनता है तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगी। रह गई बात, हमारे यहाँ संविधान से चलते हैं, तो संविधान में तरीका यही है, तेजस्वी जी बड़ी पार्टी है, बड़े लेवल पे चुनाव लड़ते हैं, उनका अपना चेहरा है, अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन हमारे यहाँ चलते हैं हम लोग संविधान से। संविधान में चुन के आने के बाद जो लोग सदन का मालिक जिसको तय करेगा वो तय होंगे, विधायक दल तय करेगा। ठीक बात है। एक बात जो राहुल गांधी जी ने भरे मैदान से बोल दिया है, तो बहुत तरह की बातों को लेकर के ये नहीं किया जा सकता कि क्या होगा। हम लोग संविधान को मानते हैं। ठीक है, संविधान को मानते हैं। किशोर कुणाल साहब, अब बताइए, आप में तो स्थिति स्पष्ट है भाई, नीतीश बाबू ही अगले सीएम होंगे, लेकिन उसी बीजेपी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं जो एग्जाम्पल आपको पता है, दरवाजा बंद है, तमाम तरह की बातें हुई थी। अब उन्हीं को राजा बनाने की फिर से तैयारी है। आपको कभी कभी डाउट होता है कि इतनी बड़ी पार्टी के साथ आप, भारी रिस्क भी है, कहीं इधर का उधर हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए, हमारा कमिटमेंट बिहार की जनता के प्रति है। और बीजेपी समेत सभी दल हमारे पार्टनर्स हैं और सच्चे पार्टनर्स हैं, अच्छे पार्टनर्स हैं। इस जिसकी चमक, जिसकी दमक आप सड़कों पे देख सकते हैं, चौक चौराहों पे देख सकते हैं। जहां तक छविराज साहब बता रहे थे, 19 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, तो 19 से 25 हो गया है, 44 सीट वाला कांग्रेस अब
99 या 100 सीट का एमपी का पार्टी हो गया। इन्हें उस चीज को, उस कमिटमेंट को राहुल गांधी जी को रिन्यूअल कर देना चाहिए था। आरजेडी के अंदर इनसिक्योरिटी का जो भाव है, इनसिक्योरिटी का भाव है। किशोर साहब क्षमा चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, बोल लेने दीजिए, 1 मिनट बोलिए, बोलिए छविराज साहब। किस पार्टी से किशोर साहब का हम नहीं सुन पाए थे शायद। हाँ बोल दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जिस 2019 के रैली का रेफरेंस दे रहे हैं छविराज साहब, हम ये जानना चाहते हैं आप किस पार्टी से हैं साहब। नहीं, मैं जेडीयू से हूँ। जी। बोलिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप रिन्यूअल कर दीजिए, तेजस्वी यादव जी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन आप तेजस्वी रिन्यूअल नहीं यादव कर जी रहे का हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जेडीयू की जरूरत नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस बिहार की जनता की कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव जी है। ठीक है। बिहार की जनता के भरोसा तेजस्वी यादव जी है। ठीक है, ठीक है मंजरी जी। नीतीश कुमार जी पे अब क्या एनडीए का ही भरोसा है। हाँ तो वही जवाब दे दीजिए, कुणाल साहब जवाब दीजिए, फिर आनंद साहब के पास जाएंगे। बन करके आए थे, लेकिन फिर भी पिछले बार सीएम रहे, तो क्या इस बार भी एनडीए आपको मानेगी सीएम? ठीक है मंजरी जी, अब जवाब ले लीजिए, बोलिए कुणाल साहब। नीतीश कुमार जी का विश्वास बिहार की जनता के प्रति है। और मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। 2010 के चुनाव में आपके 22 एमएलए थे मनोज जी, और उसमें भी हमने लीडर ऑफ अपोजिशन आपको दिया है, संविधान का सम्मान करते हुए। 2020 में हमारे पास मात्र 43 एमएलए था, लेकिन हमारे सारे गठबंधन के लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को इच्छा नहीं रहने के बावजूद ही सीएम बनाने का काम किया। 2025 है, बहुत दिन बचा नहीं है, 2-3 महीने का खेल है। स्पष्ट है माननीय नीतीश कुमार जी दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं और बहुत अच्छे मेजोरिटी के साथ बनने जा रहे हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का बात है, देखिए जनता का विश्वास कितना उन पर है यह तो जनादेश पर छोड़ दीजिए। जनादेश आने वाला है, जनादेश तय करेगा। अभी तक अपने दम पर अगर एक चुनाव निकाल लेते अगर तेजस्वी यादव जी, तो उन्हें माना जाता है कि वो एक नेचुरल लीडरशिप के फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है। पिता की छाया से निकल नहीं सके हैं और सत्ता की माया से निकल नहीं सके हैं। जब मौका मिला तो ठीक है कुणाल साहब, जब मौका मिला। ठीक है छोड़िए, अब आपसे तू मैं करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है राहुल आनंद साहब, अब देखिए एक सवाल तो लेकिन आपसे बनता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में से एक आपकी पार्टी, बिहार जैसा प्रदेश, आपके पास एक भी सर सीएम फेस नहीं है। यही लाचारगी बेचारगी आखिर किस कारण है कि आपको उन्हीं नीतीश कुमार साहब के साथ जाना पड़ रहा है, जिसके लिए आप ही की पार्टी के द्वारा कहा गया था कि दरवाजा बंद है। निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का बहुत बेहतरीन तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो निश्चित तौर पे ये मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में कट कॉपी पेस्ट करने लगी है कांग्रेस। पूछे कैसे? पहले हम कभी सीएम फेस के बिना लड़ा करते थे, कमल को आगे करके लड़ते थे, तो ये कहते थे कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, ये कैसे किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में जब उदाहरण सेट कर दिया और साथ ही साथ दिल्ली में भी, तो ये कहना मुश्किल है कि हमारे पास चेहरा नहीं है। दूसरी बात, मैं चीजों को बड़ा गहराई के साथ सुन रहा था और कांग्रेस ने अब तक स्पष्ट इसलिए नहीं किया है तेजस्वी यादव जी को, क्योंकि जंगल राज के युवराज को अगर सत्ता का सिंगार दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये नुकसान का विषय आएगा, और जब वो नुकसान का विषय आ जाएगा तो इनकी सरकार बनते बनते नहीं बन पाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी छविराज जी बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे और अच्छा बोलते भी हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो छविराज जी, ये संविधान के अध्याय 15 में अनुच्छेद 324 पढ़ना भूल गए थे क्या राहुल गांधी जी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अधिकार मिले हैं? 324, 325, 326 पढ़ना भूल गया था लगता है, इसीलिए वोट यात्रा कर जा रहे थे। ये वोट यात्रा नहीं थी एक्चुअली में, ये जो थी, मैं बस फिनिश करता हूं तो आप बोलिएगा। एक्चुअली में ये बिहार के विकास की गति को देखने आए थे। बिहार में वो पता लगाने आए थे कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कितने ग्रामीण सड़क बने हैं, कितने एनएच बन गए हैं, कितने यूनिवर्सिटीज आए हैं, कितने बिजली प्रति व्यक्ति आय की खपत हो गई है, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। ये सारी चीजों को वो देखने आए थे। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं ये बता दूं कितने उद्योग लगे हैं। देखिए ये जो यूएसपी है ना मधु जी, ये जो यूएसपी है, ये यूएसपी आरजेडी की है, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। कोई बात नहीं, अब आप क्या देखिएगा, कौन क्या दिखाएगा, इन सबसे इतर जनता समझदार है, सब देख रही है। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।